Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve the further most important questions of economic intermediate first year. Now let us begin with the next question, that is question number 7. What are the factors that determine real wages? So let us first understand what does real wages means. Real wages का मतलब क्या है देखिए, it refers to the purchasing power of money wages received by the लेबरर्स और वर्कर्स. ठीक है, वर्कर्स को मनी वेज जो मिलता है उससे उन लोगों का परचेजिंग पावर डिटरमाइन होता. अब परचेजिंग पावर मतलब आपके जेब में कितने पैसे हैं उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर. सो इट रिफर्स टू द परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेजेस रिसीव्ड बाय द वर्कर्स और लेबरर्स. दो टर्म्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप. ठीक है, उसको हम रियल वेजेस बोलेंगे. 2 मार्क्स में पूछा तो ये लिख देना, राइट. एंड आफ्टर दैट द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन रियल वेजेस. अब फैक्टर्स क्या क्या है देखिए. फर्स्ट वन इज प्राइस लेवल. ठीक है, अब प्राइस लेवल का मतलब इधर क्या है, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन द प्राइस लेवल. परचेजिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, प्राइस लेवल के. अगर प्राइस लेवल हाई रहा तो परचेजिंग पावर लो रहता, वाइस वर्सा है. अगर प्राइस लेवल लो रहा तो परचेजिंग पावर हाई रहता. सिंपल है, नहीं जी. ठीक है, अब आपके जेब में 100 रुपये है और एक चीज़ जो है 50 रुपये में आ रही तो परचेजिंग पावर हाई है आपका. सेम चीज़ अगर 100 रुपये में मिल रही तो परचेजिंग पावर लो है. इज दैट करेक्ट? परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन द प्राइस लेवल. प्राइस लेवल ज़्यादा रहा परचेजिंग पावर कम रहता, प्राइस लेवल कम रहा परचेजिंग पावर ज़्यादा रहता. सिंपल एंड ईजी. एंड आफ्टर दैट मेथड ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट का मेथड क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है. ठीक है, पेमेंट कैश के बेसिस पे होता और एक्स्ट्रा सब्सिडरीज भी मिलते वर्कर को. लेट अस सी. बिसाइड्स मनी वेज, पैसों से हट के लेबरर्स गेट एडिशनल फैसिलिटी, या वर्कर्स, ठीक है, लेबरर्स गेट एडिशनल फैसिलिटी. अब वो फैसिलिटी क्या है, फ्री हाउसिंग, तो किराया बच जाता है वालों का. ठीक है, रेंट देना नहीं पड़ता फ्री हाउसिंग है तो. इन एडिशन टू दिस फ्री एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रंस. ठीक है, और एक मेजर खर्चा बच जाता अगर फ्री एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही तो. फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एक्सेट्रा. तो ये थोड़े फैसिलिटीज़ है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता. ठीक है, सो दिस इज़ नथिंग बट मेथड ऑफ पेमेंट. अगर ये पूरे फैसिलिटीज़ मिलने के बावजूद उसके अगर इनकम 10,000 है तो उसका रियल वेजेस ज़्यादा है, दो उसका मनी वेज कम है. 10,000 इज़ अ मिनिमम अमाउंट. ठीक है, 10,000 रहने के बावजूद भी ऐसे वर्कर का रियल वेज ज़्यादा रहता. कई को बोलते उसको ये एडिशनल फैसिलिटीज़ अपने एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रही. ठीक है, देन आफ्टर दैट बोल रहा देखो, देन द रियल वेजेस ऑफ लेबरर विल बी मोर. रेगुलरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब रेगुलरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब, अब इसका मतलब क्या है, अगर आपकी जॉब परमानेंट है और आप एक 20,000 अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका रियल वेजेस हाई रहता. ऑन द अदर हैंड आपकी जॉब परमानेंट नहीं है और आप 1 लाख रुपये अर्न कर रहे हैं, कभी भी चल जा सकती है आपकी जॉब, तो ऐसी जॉब में आपके रियल वेजेस लो रहते. ठीक है, दो आप 1 लाख रुपये अर्न कर रहे हैं ये केस में. सो इधर देखो, इफ अ पर्सन जॉब इज़ परमानेंट हिज रियल वेजेस विल बी हाई इवन दो मनी वेजेस लो. ठीक है, नेचर ऑफ वर्क. अब नेचर ऑफ वर्क अगर रिस्की है, डेंजरस है, तो उसका रियल वेजेस हमेशा ज़्यादा रहता, हमेशा कम रहता. आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपये है पर मंथ, मगर आपका काम ऐसा है उसमें जान का ख़तरा है, वापिस जिंदा में रहे तो पैसों का क्या करते. तो इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, इधर क्या बोल रहा हूँ, अगर काम रिस्की है तो मनी वेज ज़्यादा रहा तो फ़र्क नहीं पड़ता, रियल वेजेस कम रहते ऐसे वर्कर्स की. लेट अस सी. इफ़ द वर्क इज़ रिस्की रियल वेजेस ऑफ द लेबरर विल बी लो दो मनी वेजेस आर हाई. फॉर एग्जाम्पल रिस्की जॉब्स लाइक माइंस, ठीक है, सबमरीन कैप्टन्स एक्सेट्रा, ये दोनों सिनेरियोज में रिस्क है, रिस्क ऑफ लाइफ. ठीक है, ये जॉब्स में मनी वेज ज़्यादा रहा तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ऐसे जॉब्स का जो रियल वेज रहता वो लो रहता. एंड आफ्टर दैट कंडीशंस ऑफ वर्क. द वर्किंग कंडीशन आर ऑल्सो डिटरमाइन द रियल वेजेस. लेस ड्यूरेशन ऑफ वर्क, ठीक है, वेंटिलेशन, फ्रेश एयर, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ सर्टेनली रिजल्ट हाई रियल वेजेस. अब आप जिधर काम कर रहे हैं वो काम का ड्यूरेशन क्या है, वो जॉब 12 घंटे का है या 8 घंटे का है, आपकी जॉब बैठ के करने का या फिजिकल वर्क करना है. आप जिधर जॉब कर रहे हैं उधर प्योर एयर, फ्रेश एयर आती नहीं आती,
तो ये पूरे कंडीशन है, कंडीशंस ऑफ वर्क, ठीक है। ये कंडीशंस ऑफ वर्क एक इंडिविजुअल की हेल्थ पे इम्पैक्ट करते, करेक्ट। तो जितने अच्छे कंडीशंस रहेंगे काम करने की जगह के, उतना रियल वेजेस हाई रहेंगे। दो मनी वेज कम रहा फ़र्क नहीं पड़ता, मनी वेजेस कम रहा तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वर्क के कंडीशंस बेटर है आपकी। एंड आफ्टर दैट सोशल प्रेस्टीज, मतलब सोसाइटी में इज्जत। अब इसके वजह से देखें, दो जनों का एग्जांपल मिला, एक बैंक के मैनेजर है, बैंक ऑफिसर, दूसरा है जज, ठीक है। दोनों का मनी वेज बराबर रहने दो, मगर रियल वेज ज़्यादा किसका रहता, जज का, ठीक है, बैंक मैनेजर से। कहीं को बिकॉज ही इज हैविंग अ सोशल प्रेस्टीज। ऑल्दो मनी वेज ऑफ द बैंक ऑफिसर एंड जज आर इक्वल, the real wage of judge will be higher than bank officer due to social status. Future prospectus, अब ये मतलब इसका मतलब क्या है कि रियल वेजेस said to be higher in those job where there is a possibility of promotion, ठीक है। प्रमोशंस की पॉसिबिलिटी अगर हाई है, अब कोई भी एक इंडिविजुअल एक जगह पे काम कर रहा और उसको ये मालूम अगर मैं इधर मेहनत और डेडिकेशन से काम करा तो मेरी तरक्की होती, प्रमोशन होता, ठीक है। तो जिधर प्रमोशन के चांसेस हाई है वो जगह पे रियल वेजेस ज़्यादा रहता। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन नेशनल इनकम, ठीक है। द फर्स्ट फैक्टर इज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, सेकेंड फैक्टर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड फैक्टर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक ही बात हो रही, एक कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही, ठीक है, एक कंट्री के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही, राइट। एक कंट्री की टेक्नोलॉजी, एंटायर टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की पोजीशन क्या है कंट्री में, एंड आफ्टर दैट पॉलिटिकल विल एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। नाउ लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड दिस, द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ कंट्री, इट्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये दूसरी चीज़ बोला, जियोग्राफिकल फीचर्स, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं कंट्री के, जियोग्राफिकल फीचर्स क्या है इसके, और जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कैसी है, कंट्री में माइंस है नहीं है, फ्यूल्स है, माइंस और फ्यूल्स के रिसोर्सेज है नहीं है, ये पूरे क्या है, दिस ऑल आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द नेशनल इनकम। ये नेचुरल रिसोर्सेज, ये पूरे क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन, जियोग्राफिकल फीचर्स, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, माइंस एंड फ्यूल रिसोर्सेज, ठीक है। ये पूरे नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि नेशनल इनकम को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर नेचुरल रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग है तो नेशनल इनकम भी ज़्यादा रहती है, तो नहीं, राइट। देन आफ्टर दैट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला पॉइंट क्या बोल रहा देखिए इसमें, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कंट्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब एग्जाम्पल में क्या बोला देखिए, लैंड, क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक्सेट्रा। अब कोई भी चीज़ एक कंट्री अगर प्रोड्यूस कर रही, उसके लिए रॉ मटेरियल की क्वालिटी का बेस्ट होना ज़रूरी है। चीप रॉ मटेरियल से आप बेस्ट क्वालिटी का फिनिश गुड्स नहीं बना सकते। तो इस वजह से ने इधर क्या बोल रहा, रॉ मटेरियल अच्छा ना हो तो सही ज़मीन होना, क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सेट्रा, क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली अच्छे रहना कंट्री के, तो इट आप अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो नेशनल इनकम भी बढ़ती। देन आफ्टर दैट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की पोजीशन क्या है कंट्री में, एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हेल्प्स इन, अगर प्रोडक्शन की टेक्निक एडवांस रही तो इससे क्या फ़ायदा है, हेल्प्स इन ऑप्टिमम, बोलते मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल कर रहे हैं आप, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, जो प्रेजेंट है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते अगर आपकी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एडवांस है तो, नहीं तो नहीं। देन आफ्टर दैट पॉलिटिकल विल एंड स्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल विल एंड स्टेबिलिटी इन अ कंट्री हेल्प्स फॉर प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फास्टर ग्रोथ ऑफ द नेशन, ठीक है। अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता एक नेशन और एक पूरी इकोनॉमी को डेवलप करने में, लाइक बिकॉज द गवर्नमेंट इज द वन हु मेक ऑल द प्लान्स, प्रोसीजर, पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज विच विल हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री डेवलप हुई तो नेशनल इनकम भी डेवलप होती। सो हियर इट इज टेलिंग दैट पॉलिटिकल विल एंड स्टेबिलिटी इन अ कंट्री हेल्प्स, मदद करती कई क्या से, फॉर प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट एकदम से नहीं होता, डेवलपमेंट के लिए उसकी फाउंडेशन बुनियाद डालना पड़ता। तो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फास्ट ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम रिक्वायर्ड पॉलिटिकल विल एंड स्टेबिलिटी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। इधर पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, रेवेन्यू बोले तो पैसे, गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से आते पूछ रहा ना, क्या बोल रहा देखो, मॉडर्न गवर्नमेंट हैज़ मैनी फंक्शंस टू परफॉर्म, पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती, मॉडर्न गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शंस है, फंक्शन मतलब रोल, जिम्मेदारी, ठीक है।
बहुत सारे काम है मॉडर्न गवर्नमेंट के, और वो फंक्शंस को पूरा करने के वास्ते ह्यूज रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती। इट नीड ह्यूज रेवेन्यू फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल इट फंक्शंस एफिशिएंटली। पूरे काम सही तरीके से होना बोले तो बहुत सारा पैसा होना गवर्नमेंट को, ठीक है। उस देयर फोर इट कलेक्ट, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती, ठीक है। इट कलेक्ट रेवेन्यू, पैसे कलेक्ट कर रही गवर्नमेंट बाई इम्पोजिंग, इम्पोजिंग मतलब खायम करके, लगा के, बाई इम्पोजिंग टैक्सेस, एंड ऑल्सो रिसीव मनी फ्रॉम द पब्लिक इन मैनी अदर फॉर्म्स। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी तक पब्लिक रेवेन्यू बोलते किसको, रेवेन्यू विच इज़ रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, नंबर वन टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू क्या है, देखो टैक्स रेवेन्यू इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड थ्रू कलेक्शन ऑफ ऑल टैक्सेस फ्रॉम द पब्लिक इज कॉल्ड टैक्स रेवेन्यू। जो भी पैसे पब्लिक से कलेक्ट कर रही गवर्नमेंट, ठीक है, इन द नेम ऑफ टैक्स, वैसे पैसों को, वैसे रेवेन्यू को टैक्स रेवेन्यू बोलेंगे, ठीक है। बोथ, दो गवर्नमेंट्स रहते कंट्री में, एक सेंट्रल और एक स्टेट, तो दोनों गवर्नमेंट अपने अपने एलोकेशन के हिसाब से, एलोकेशन मतलब हिस्सा, किसका हिस्सा, गवर्नमेंट का, ये कौन दिए लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हाउ मच अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड इम्पोज टैक्सेस, ठीक है, कैसा टैक्स करना, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो लोग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करते हैं जनरल पब्लिक के पास। देन आफ्टर दैट ब्रॉडली टैक्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट देखेंगे हम, टैक्सेस इम्पोज ऑन इंडिविजुअल्स मतलब ह्यूमन बींग्स एंड आर्टिफिशियल पर्सन एंड कंपनीज बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब ये क्या बोल रहा, अगर आपकी इनकम के ऊपर टैक्स पड़ा तो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है। आप मतलब इंडिविजुअल भी रह सकते और एक कंपनी भी रह सकती है आपकी। अब इधर देखो इंडिविजुअल टैक्स है, ये इंडिविजुअल, पर्सनल इनकम टैक्स इंडिविजुअल के ऊपर पड़ता, और कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी के ऊपर पड़ता, इंटरेस्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, और ये अलग अलग टैक्सेस हैं। ये नहीं लिखे तो भी चलता है, एक्सेट्रा लिख डालो, राइट। देन आफ्टर दैट बी, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस किसको बोलेंगे हम, द टैक्सेस विच आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने एग्जांपल में क्या दिया, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी गुड्स बनाने का है, ये कस्टम ड्यूटी गुड्स अगर आप इंपोर्ट करें ये उसका खर्चा है, ठीक है। और एक नोट बोला देखो, फ्रॉम 1 जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स जीएसटी रीप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। पहले क्या हुआ मालूम, गुड्स के ऊपर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, पूरों को हटा के एक टैक्स लग गया जीएसटी। अब उसके अलग अलग स्लैब्स है, परसेंटेजेस है, तो इन सिंपल वर्ड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस को एलिमिनेट करके एक टैक्स को रखे, उसका नाम है जीएसटी। ये कब हुआ, 1 जुलाई 2017 के दिन। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से हट के जो पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा, वैसे पैसों को बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट ऑल्सो रिसीव रेवेन्यू फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। अब कैसा, सच रेवेन्यू इज कॉल्ड एज टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज देखो, जरिए एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, कमर्शियल रेवेन्यू, लोन्स एंड एडवांसेस, ग्रांट्स इन एड, ठीक है। अब नाउ लेट अस सी एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू किसको बोलते हैं, देखेंगे, द गवर्नमेंट रिसीव मनी फॉर सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। अब जैसा कि लाइसेंस फ़ी हो गया, कौन सा भी लाइसेंस आपको बनाना है, ठीक है, वो फ़ी आप पे करना पड़ता गवर्नमेंट, वो फीस एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के अंडर आती है। फिर उसके बाद ट्यूशन फ़ी, बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए अप्लीकेबल होता। ट्यूशन फ़ी बोल के अगर आप अपनी कॉलेज रिसिप्ट, स्कूल रिसिप्ट किधर भी अगर देखें तो उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन रहता है ट्यूशन फ़ी, दैट ट्यूशन फ़ी विल गो टू द गवर्नमेंट। पेनल्टी, ठीक है, चालान्स वगैरह है, स्पेशल असेसमेंट एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के, ये पूरा पैसा गवर्नमेंट को जाता अदर देन टैक्सेस। एंड आफ्टर दैट कमर्शियल रेवेन्यू, अब इसको देखेंगे, अगर शॉर्ट करना पड़ा तो भी करेंगे। द मॉडर्न गवर्नमेंट एस्टैब्लिश पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर सर्टेन गुड्स एंड ऑफर सर्विसेज। अब इंडस्ट्री में क्या होता, गुड्स प्रोड्यूस होते, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस कर रही, ठीक है। द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। अब जो भी गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट पब्लिक को प्रोवाइड कर रही है, दैट इज इन रिटर्न ऑफ अ प्राइस, फ्री में गवर्नमेंट नहीं देती वो गुड्स, ठीक है। द गवर्नमेंट विल सेल द प्रोडक्ट टू द इंडिविजुअल्स, सिटीजन्स, ठीक है। अब इन्हें एग्जाम्पल बोला दे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, भारत
क्या है, भारत हैवी व्हीकल। ये थोड़े एग्जांपल्स है। LTD इज एन इंडिकेशन ऑफ कंपनी लिमिटेड, पढ़ते इसको और लिखते LTD। भारत संचार निगम, भारत संचार निगम लिमिटेड, इंडियन रेलवेज, ठीक है। ये पूरा पैसा किसको जा रहा, गवर्नमेंट को जा रहा, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, एयर इंडिया एक्सेट्रा। अब ये इन लोगों को जो भी पैसा मिलता ना, वो पूरा गवर्नमेंट को जा रहा। और अंडर द सेक्शन कमर्शियल रेवेन्यू, द रेवेन्यू रिसीव्ड बाई ऑफरिंग ऑल द सर्विसेज एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस, ठीक है, विल फॉल अंडर कमर्शियल रेवेन्यू। अब इसके एग्जाम्पल्स इधर दे दिए हम, राइट। देन आफ्टर दैट लोन्स एंड एडवांसेस, गवर्नमेंट कर्जे लेती, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेट अस सी व्हेन द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब जो भी अबव सोर्सेज से पैसा आया वो बस नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट क्या करती, गवर्नमेंट कर्जा लेती, लोन लेती। व्हेन द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज नॉट sufficient to meet the needs of the government expenditure, it may receive loan from financial institutions. There are two sources of loan, internal loans मतलब कंट्री के अंदर अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट अगर खरीदे ली या पब्लिक के पास चली इन द नेम ऑफ बॉन्ड शेयर्स, ठीक है, वैसा कर्जा इंटरनल लोन है। एक्सटर्नल लोन्स कंट्री के बाहर से अगर कर्जा मिला तो, ठीक है। ग्रांट इन एड्स, अब ये अच्छे से देखो, ग्रांट इन एड ये ऐसा पैसा है, इसमें रीपेमेंट की कंडीशन नहीं रहती, ठीक है। एक बार दे दिया, भूल जाओ, पैसे वो नहीं आते वापस। तो ये ग्रांट इन एड कौन देते, किसको देते, ग्रांट आर द अमाउंट रिसीव्ड विदाउट एनी कंडीशन ऑफ रीपेमेंट, ये पैसे वापस नहीं आते, ठीक है। ग्रांट्स आर ऑफ टू टाइप्स, जनरल ग्रांट, स्पेसिफिक ग्रांट्स। डोनेशन विदाउट स्पेसिफाइंग अ पर्पस, ये जनरल ग्रांट। स्पेसिफिक ग्रांट गिवन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, इट कैन नॉट बी स्पेंड ऑन अदर पर्पस। अब जैसा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए ग्रांट मिला आपको, आप बिल्डिंग बनाना वो पैसों में, उससे हट के अगर दूसरी जगह खर्चा करें नहीं कर सकते खर्चा, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आपको पैसे मिलते हैं और वो पैसा वही काम के से खर्च होना, ठीक है। ऐसे पैसों को बोलते हैं ग्रांट। एजुकेशन ग्रांट, फैमिली प्लानिंग ग्रांट एक्सेट्रा। अब ये ग्रांट कौन देते, किसको देते, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को आता, स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट्स को आता, लोकल फिर ऑर्गेनाइजेशंस को आता। तो बेसिकली दीज आर द अमाउंट इन विच वी हैव नो, द ग्रांट्स आर द अमाउंट्स रिसीव्ड विदाउट एनी कंडीशन ऑफ रीपेमेंट, मतलब वापस देने की शर्त नहीं है इसमें, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी हैव अ बाटा सिस्टम एंड इट्स डिफ़िकल्टीज। अब बाटा सिस्टम मतलब बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ मनी, पैसे या करेंसी आने से पहले ट्रेड होता था, इसमें आपस में गुड्स बदलते थे, ठीक है। इन बाटा सिस्टम वन कमोडिटी वॉज डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अनदर कमोडिटी विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी से डायरेक्टली एक्सचेंज होती बगैर पैसों के इस्तेमाल करें। पैसे थे नहीं तो कैसे इस्तेमाल करते, नहीं कर सकते। इट मीन्स एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स विद गुड्स, गुड्स दियो गुड्स ले लो। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोड्यूसर ऑफ पैडी यूज टू एक्सचेंज पैडी फॉर क्लोथ्स, ठीक है, पैडी दियो और कपड़े ले लो, तो गुड, एक गुड दूसरे गुड से एक्सचेंज होता था, ठीक है। दस दिस सिस्टम वॉज फील्ड, लिख डालो इसको, filled with several difficulties. अगर डिफ़िकल्टीज थे क्या, हम द फर्स्ट डिफ़िकल्टी ऑफ बाटर सिस्टम वॉज लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब इसका मतलब क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट रहना ज़रूरी है। अब इन्हें क्या बोला, देखो, अंडर बाटा सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गुड्स वॉज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर वॉज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या है, सपोज करो क्या, द सेलर हैज़ अ गोट, बेचने वाले के पास एक बकरी है और उसको होना क्या, बकरी के एक्सचेंज में राइस होना, चावल होना, ठीक है। ये पहली कंडीशन है, बेचने वाले को बेचना क्या है, गोट बेचना है इन एक्सचेंज ऑफ राइस, ठीक है। ये सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बायर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहना है इसके बाद से, देन द बायर मस्ट हैव राइस, बायर के पास, खरीदने वाले के पास चावल रहना, ठीक है, और उन्हें ही मस्ट बी विलिंग टू एक्सचेंज राइस फॉर गोट, तो इसके पास चावल रहना और इन्हें चाहना कि मैं ये चावल दे के गोट लेना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट रहा तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स पॉसिबल थे, नहीं तो नहीं थे, राइट। नाउ लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर नहीं करके रख सकते। जैसा कि सम कमोडिटीज आर पेरिशेबल, पेरिश का मतलब क्या है, गल जाना, सड़ जाना, ठीक है, और उड़ जाना, पेरिश हो जाना। विद इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के अंदर गुड्स पेरिश हो जाते। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू स्टोर द वैल्यू ऑफ सच कमोडिटीज इन देयर ओरिजिनल फॉर्म अंडर बाटा सिस्टम। जैसा कि अब आपके पास टमाटे हैं, 100 किलो टमाटे हैं,
ठीक है, वो टमाटे को अगर नहीं बेचे वक्त पे या एक्सचेंज नहीं करे तो क्या होता, सड़ जाते, सड़ गए तो बेकार पूरा। तो आप क्या करते, पेरिशेबल गुड्स ख़राब होने से पहले बेच दिए तो लोगों की वैल्यू स्टोर हो रही, मगर आप पैसे नहीं थे। तो बाटा सिस्टम का ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसमें वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे, ठीक है, पैसों के आने के बाद वैल्यू को स्टोर कर सकते। देन आफ्टर दैट लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी। अब इधर देखो इन्हें क्या बोल रहा, डिपेंडिंग अपॉन इट्स क्वांटिटी एंड वैल्यू इट मे बी नेसेसरी to divide the commodity into small part and exchange one or more units for other commodities, but all the commodities are not divisible। अब आपको क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या लेंगे, बकरी ले लेंगे, गुड। उसमें क्या होता, आपको इन एक्सचेंज ऑफ गुड यूनिट राइस, और उसका एक थैला होना बस आपको चावल का। आपकी फैमिली छोटी है, राइट, तो आप पूरी की पूरी गोट तो एक्सचेंज नहीं कर सकते, गोट की वैल्यू ज़्यादा है, 3 थैले है गोट की वैल्यू, अब आप उसको आधा करके तो नहीं दे सकते। तो थोड़े कमोडिटीज़ ऐसे हैं जिसको आप डिवाइडेड नहीं कर सकते और पीसेस में नहीं बेच सकते। तो ये एक मेजर डिफ़िकल्टी है एंड दैट इज़ लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी। उसके बाद लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ही नहीं कर सकते। अब आज मनी के इन्वेंशन के बाद हर चीज़ की वैल्यू पैसों से डिनोट होती है, जिसको हम प्राइस बोलते हैं, ये कितने का है, ये इतने का है, ठीक है, मगर पहले आप वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते थे। अंडर बाटा सिस्टम देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स। अब 90% बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्रेडिट में होते हैं आज के दौर में, 90%। उन्हें क्या बोलता है, फ्यूचर में मैं दे देता हूँ आपको, इतने उधार पे ले रहे हैं, मतलब फ्यूचर में देने की बात कर रहे हैं आप। ये पैसे आने के बाद ही पॉसिबल हुआ, ठीक है। उससे पहले बाटा सिस्टम था, बाटा सिस्टम में आप फ्यूचर पेमेंट्स की बात नहीं कर सकते थे प्रेजेंट में। सो अंडर बाटा सिस्टम फ्यूचर पेमेंट for present transaction was not possible, simple and easy। then after that explain the primary and secondary functions of money, primary and secondary functions of money। अब पैसों के बारे में दे रहा है, इसके लिए देखिए, money has many important functions to perform, these functions may be classified as, ठीक है, primary function, secondary function, contingent function and static and dynamic function। अब आप क्या करो, इसमें से सीधा सीधा ये दो एलिमिनेट कर डालो। प्राइमरी फंक्शंस में पहला क्या है, देखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू, ये दो प्राइमरी फंक्शंस के अंदर आ गए। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखो, मनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट रिमूव द इनकन्वीनियंस, ठीक है, परेशानियाँ, मुसीबत, तकलीफों को बोलते हैं। इसके प्रॉब्लम्स को रिमूव करा इन्हें, बाटा सिस्टम के प्रॉब्लम को हटा दिया, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जरिए से। एनी कमोडिटी कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, कौन सी भी चीज़ आप पैसे देके खरीद सकते हैं। पीपल कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द मीडियम ऑफ मनी, राइट। अब इसको भी छोटा कर देंगे, ये पॉइंट हटा डालो, इतना काफ़ी है। मेजर ऑफ वैल्यू, अब मेजर ऑफ वैल्यू देखिए, हर चीज़ को आप पैसों से माप सकते। मनी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी हैज़ मेनी ट्रांजैक्शन, मनी हैज़ मेड ट्रांजैक्शन सिंपल एंड ईजी, द वैल्यू ऑफ ईच कमोडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ मनी। अब आप इसमें क्या करो, मनी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो मालूम है, गुड्स रहने दो, सर्विस रहने दो, उसकी वैल्यू पैसों से मेजर कर सकते। इसकी वजह से कितने के ट्रांजैक्शन सिंपल और इजी हो गए। बोला थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ ईच कमोडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी भी बोल सकते हैं आप इसको, इन टर्म्स ऑफ मनी। देन आफ्टर दैट सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन में दो देखे हम, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी फंक्शन। फिर क्या बोल रहा, मनी हैज़ 3 सेकेंडरी फंक्शंस विच आर स्टेटेड बिलो, 3 है। पहले क्या है देखो, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, ट्रांसफ़र ऑफ मनी। अब स्टोर ऑफ वैल्यू में हम देखेंगे, मैं लास्ट टाइम क्या एग्जांपल लिया था बाटा सिस्टम में, टोमेटोस, ठीक है, टमाटे हैं कितने, 100 किलो टमाटे आपके पास। अगर आप वो पेरिश होने से पहले बेच डाले तो वो उसकी वैल्यू पैसों में स्टोर हो गई, ख़राब होने से पहले बेच दिए तो पैसों में स्टोर हो गई वैल्यू। तो वही बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। सर्टेन कमोडिटीज आर पेरिशेबल, if they stored the value, they have no value in exchange, but money can store the value for longer period of time। अब इसका मतलब क्या है, if they store, मतलब वही टमाटो को अगर स्टोर करके रख लिया आप तो वैल्यू इन एक्सचेंज 0 हो जाती, दे हैव नो वैल्यू इन एक्सचेंज।
करेक्ट। मगर उन लोगों के सड़ने से पहले अगर बेच डाले आप तो उन लोगों की वैल्यू स्टोर हो जाती है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कैसा? इन द फॉर्म ऑफ मनी। अब स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, मनी सर्व एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स इन मॉडर्न इकोनॉमिक। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। मैं जो एग्जाम्पल दिया था अभी वही बोल रहा हूँ। मॉडर्न इकोनॉमी में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होते हैं। एन इंडिविजुअल कस्टमर और अ बिजनेस पर्सन मे नाउ परचेज अ कमोडिटी एंड पे फॉर इट इन फ्यूचर। आप खरीद रहे हैं और फ्यूचर में पे कर रहे हैं। सिमिलरली वन कैन बोरो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी नाउ एंड पे इट इन फ्यूचर। ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। प्रेजेंट में आप फ्यूचर में पे करते हो बोल के बात कर रहे हैं आप। आफ्टर दैट ट्रांसफर ऑफ मनी। अब मनी को ट्रांसफर करने की ज़रूरत ही नहीं है। पैसे अगर किसी को मिल गए उसके हो जाते, तो ओनरशिप बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। मनी कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एट एनी टाइम एंड फॉर्म फ्रॉम एनी प्लेस। ठीक है, किधर से भी कहीं से भी पैसे ट्रांसफ़र हो सकते। एंड आफ्टर दैट वी हैव इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स। अब इसको देखो आप, इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द सीरियस मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट अफेक्ट द इकोनॉमिक लाइव्स एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। इन्फ्लेशन बोलते हैं किसको? महंगाई को इन्फ्लेशन बोलते हैं। पॉइंट नंबर वन, इन्हें क्या कर रहा है? इज़ वन ऑफ द सीरियस, मैक्रो मतलब लार्ज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसको इफेक्ट करता? सीधा इकोनॉमिक लाइव्स एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीक़ों से, इन मैनी वेज। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, इन्फ्लेशन डिनोट्स अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ गया तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये किसके हिसाब से है? ये है सैमुअल्सन के हिसाब से। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कैटेगरीज और टाइप्स कितने हैं देखेंगे आप। द फर्स्ट वन, बेस्ड ऑन रेट। ठीक है, रेट मतलब परसेंटेज। रेट के हिसाब से अगर देखें तो इन्फ्लेशन 4 किस्म का है बोरा। कितने? क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड गैलोपिंग। ठीक है। अब मेजर चीज़ देखो, व्हेन द राइज इन द प्राइस इज़ वेरी स्लो एंड स्मॉल फ्रॉम 0 to 2%, इट इज़ कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, ये हटा डालो। उसके बाद वॉकिंग इन्फ्लेशन, दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन। द इन्फ्लेशन रेट विल बी बिटवीन 2 to 4%। इट ऑल्सो हेल्प द इकोनॉमी टू प्रोग्रेस। ठीक है, इकोनॉमी की तरक्की के वास्ते वॉकिंग इन्फ्लेशन मदद करता। फिर उसके बाद रेट अगर 4 to 10% में आ गया तो ये रनिंग इन्फ्लेशन है। इट नीड्स टू बी कंट्रोल बोल के बोल रहा, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है। गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन, अगर 10% इन्फ्लेशन है, मतलब अब 2000 में एक प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपये थी, 2001 में अगर 110 हो गई, 10% बढ़ गया एक साल के अंदर, तो दैट इन्फ्लेशन इज टर्म्ड एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोल रहा था? इन्फ्लेशन रेट एक्सीड्स 10%, उसको बोलते हैं हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इट डैमेजेस द इकोनॉमी। अगर ये इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रहा कंट्री में तो पूरी इकोनॉमी ख़राब हो जाती। ये था बेस्ड ऑन रेट। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन कॉजेस। कॉज के ऊपर इन्फ्लेशन के दो कैटेगरीज है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। अब डिमांड पुल, नाम में देखो, डिमांड इन्फ्लेशन को पुल कर रहा। डिमांड मतलब आपको ज़रूरत है, अब जो चीज़ की ज़रूरत है उसका प्राइस बढ़ जाता, तो ये सिनेरियो में डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। इफ द इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड फॉर कमोडिटीज और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब मैं क्या बोला, मिला लो। एग्रीगेट डिमांड फॉर कमोडिटीज़ बढ़ गया मगर मार्केट में सप्लाई नहीं है, तो ओवर एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई नहीं है तो प्राइस बढ़ जाता। ठीक है। तो ऐसे इन्फ्लेशन को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सिमिलरली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? एक चीज़ 100 रुपये में बनती थी, 120 में बिकती थी वो चीज़। सेम चीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, 150 में बन रही, तो बिकती कितने में? 180 में। तो पहले 120 में बिकती थी, अब 180 में बढ़ रही। ये चेंज इन प्राइस किसकी वजह से आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से। तो ऐसे इन्फ्लेशन को बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ विल डील विद द लास्ट आंसर। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक विद स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है और इसके इकोनॉमिक्स से ताल्लुकात कैसे हैं? लेट अस सी। स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं किसको? पहले देखो, स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू कलेक्शन। जमा कर रहे हैं आप क्या, फिर उसको सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर जांच रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, फिर इंटरप्रिटेट कर रहे हैं ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो ये पूरी चीज़ें किससे रिलेट कर रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स से। नाउ स्टैटिस्टिक्स इज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस एवरी डे। स्टैटिस्टिक्स की अहमियत दिन ब दिन बढ़ते जा रही बोल रहा है, एंड इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ स्टडी। हर स्टडी में, हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही। ठीक है।
it is the field of economics. It is almost in the आना it नहीं आना इधर. In the field of economics, it is almost impossible to find a problem with which does not require the use of statistical data. यानी क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक में कौन सी भी प्रॉब्लम रहने दो, उसका सल्यूशन बगैर स्टैटिस्टिकल डाटा के आप लाइच नहीं सकते. तो इकोनॉमिक में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके सल्यूशंस के लिए आपको क्या होना, स्टैटिस्टिकल, ठीक है, आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने, राइट. नाउ इन इकोनॉमिक इट इज़ यूज टू एनालाइज किसको बोलते हैं, जांचने को बोलते हैं. क्या क्या जांच रहे हैं देखो, कंजम्पशन नंबर 1, फिर प्रोडक्शन नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज. ठीक है, कंजम्पशन कंज्यूम करने को बोलते हैं, प्रोडक्शन बन रही कोई चीज़, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और एक्सचेंज हो रही है. द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद इकोनॉमिक्स. पहला पॉइंट, स्टैटिस्टिकल डाटा एंड मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रेंडर वैल्यूएबल असिस्टेंस. रेंडर मतलब दे रहे हैं, क्या, वैल्यूएबल का क्या है वो, असिस्टेंस है, मतलब मदद कर रहे हैं. इन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक के प्रॉब्लम्स को सही तरीके से समझने के वास्ते स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा और मेथड्स है वो वैल्यूएबल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं. ठीक है, जो वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा, रिजल्ट अगर पॉजिटिव नहीं आता तो नेगेटिव हो जाता हो. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस न्यूमेरिकली. बड़े बड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते और करे तो उसका सोल्यूशन भी मिलता. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी एनालाइज विदाउट द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. हम पहले देख लिए. फॉर एग्जांपल कैसे प्रॉब्लम्स है जिसको स्टैटिस्टिक्स के बगैर सॉल्व कर ही नहीं सकते आप. नंबर 1 पॉवर्टी, ठीक है, नंबर 2 अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई. ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थियोरी हैज़ ऑल्सो बीन फैसिलिटेटेड बाय द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स की मदद से इकोनॉमिक थियोरीज को डेवलप कर सकते. ठीक है, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैज़ क्या बोल रहा था, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स की दिन ब दिन जो इंपॉर्टेंस अहमियत बढ़ते जा रही ना, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, नया सब्जेक्ट वजूद में आ गया. इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिक्स को मर्ज करो और वो हो जाता है इकोनॉमेट्रिक्स. ठीक है, फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. I hope this video will be going to help you to score good marks. Stay connected with me for all the important questions of commerce which will